टॉपिक है वाइटामिन्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इस टॉपिक पे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। तो वाइटामिन्स क्या है? तो वाइटामिन्स एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होता है। और वो कहाँ से मिलता है? तो डाइट के थ्रू मिलता है, जिससे ग्रोथ हो सके, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन वगैरह मेंटेनेंस हो सके, है ना। तो वाइटामिन्स इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड, इसकी जो क्वांटिटी चाहिए वो बिल्कुल लिटिल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, है ना। तो वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स का जो टर्म दिया था वो काश्मीर फंक ने दिया था। और फर्स्ट टाइम काश्मीर फंक ने जो वाइटामिन को ऑब्ज़र्व किया था वो राइस ग्रेन्स में ऑब्ज़र्व किया था। और वाइटामिन्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक है फैट सॉल्यूबल, दूसरा है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल सिंपल सी बात है, जो फैट में सॉल्यूबल हो। इसके जो वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं एडेक। जैसे सर ज़्यादा, आप अगर ज़्यादा देर तक पढ़ो तो क्या होता है? हेडेक होता है, सर भारी हो जाता है। तो उसी तरीके से याद रखना है एडेक, ADEK। अगर ऐसे याद ना हो तो नीचे से जाइए, कीडा, KEDA, कीडा। तो ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स। तो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स में एक होता है बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी इसका बायोलॉजिकल नेम है, होता है। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स में 2 क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एनर्जी रिलीजिंग, दूसरा है हेमेटोपोएटिक। एनर्जी रिलीजिंग में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7। B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7। और हेमेटोपोएटिक में 2, हेमेटोपोएटिक मतलब है जो सेल्स को बनाता हो। सेल्स का मतलब जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उसमें हेल्प करे तो उसे बोलते हैं हेमेटोपोएटिक। तो हेमेटोपोएटिक के लिए 2 वाइटामिन्स इसेंशियल होता है, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। अगर हम फैट सॉल्यूबल में जैसे हमने देखा एडेक, है ना। विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम है रेटिनॉल, विटामिन डी का बायोलॉजिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का बायोलॉजिकल नेम है फाइटोनाडायोन। ये या फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनिन। तो ये आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बायोलॉजिकल नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन्स हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसके बायोलॉजिकल नेम थोड़े से कंफ्यूज करता है, जिसे हमें याद रखना है। अब देखिए कि विटामिन B1 से लेकर B7 जो है एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन्स कहलाता है, जो कि बॉडी को एनर्जी देता है। जबकि B9 और B12 क्या था? होमेटोपोएटिक में मदद करता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। वैसे बहुत सारे इसके मेनोमेनिक फॉर्म हैं और मैंने वो लिखा है जो काफ़ी इजी से याद हो जाए। जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो B1 से है थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नेसिन, B5 पैंथोनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड और B12 है कोवालामिन। तो जैसे हमने कोड लिखा है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोड ट्रेन
पुल पर बहुत फास्ट चली। तो ट्रेन, टी से क्या होगा थाइमिन, आर से क्या राइबोफ्लेविन, एन से क्या नेसिन निकिन्स, पुल है तो पैंथोनिक एसिड, पर से हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, B5 B6 में पुल पर, पुल से हो जाएगा पैंथोनिक एसिड, पर से हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन, पर और पाइरी है ना, तो पर से हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन। बहुत, बी से हो जाएगा बायोटीन, एफ फास्ट से होगा फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 में क्या है कोबालामिन। और यही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वाइटामिन है जिसके अंदर मेटल्स है, जैसे कोबाल्ट एक प्रकार का मेटल्स है, तो विटामिन B12। तो ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। और हमने देखा कि B1 से लेकर B7 तक एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन्स है, जबकि B9 और B12 क्या है हेमेटोपोएटिक में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब देखेंगे हम वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल में कुछ डिफरेंस। तो वाटर सॉल्यूबल जो है वाटर सॉल्यूबल्स वाटर में सॉल्यूबल होगा, फैट सॉल्यूबल क्या है फैट में सॉल्यूबल होगा। वाटर सॉल्यूबल जो वाइटामिन्स है वो यूरिन में एक्सक्रीटेड होगा, ओके, और ये यूरिन में नहीं आएगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि यूरिन के रास्ते से आएगा, तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब बाइल सॉल्ट क्या है आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, बाइल सॉल्ट एंड द बाइल पिगमेंट, है ना। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन में कोई बाइल सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती। फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है ये बॉडी में स्टोर होता है, और वो कहाँ पे मेनली, तो लीवर में। फैट सॉल्यूबल विटामिन स्टोर्ड इन बॉडी मेनली लीवर, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और एडिपोज टिश्यू में स्पेशली विटामिन ए होता है। तो ये याद रखना है कि एडिपोज जो टिश्यू है उसमें कौन सा विटामिन स्टोर होता है, विटामिन ई। अगर हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन में नेक्स्ट पॉइंट देखें तो विटामिन B12 रिक्वायर एन इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी क्लास 12 की पॉइंट है, ये है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है कि विटामिन B12 रिक्वायर करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, और यहाँ इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर हम फैट सॉल्यूबल की बात करें तो दे रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन, जबकि फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को बाइल सॉल्ट की ज़रूरत है, एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन में एक्सेप्शन है कि विटामिन B3 नियासिन दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। B3 जो है वो ह्यूमन के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में ये बात रखना है याद कि वाटर सॉल्यूबल में B3 सिंथेसाइज नहीं होगा, एक्सेप्शन क्या है कि नियासिन दे कैन नॉट, वाटर सॉल्यूबल विटामिन आपके बॉडी में नहीं बनता एक्सेप्ट B3 जो है वो बनता है। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स भी ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता एक्सेप्ट विटामिन D3 जिसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। तो ये जो डिफरेंस है इस पे भी क्वेश्चंस आ जाता है। नेक्स्ट है, नोट है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज विटामिन K एंड B7, और B7 का बायोलॉजिकल नेम है बायोटीन इन आवर बॉडी। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो विटामिन K और B7, विटामिन K और B7 जिसको बायोटीन बोलते हैं, वो बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज करता है। ये पॉइंट को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार MCRE ने भी पूछा था कि ऐसा कौन सा विटामिन्स है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है ना।
देखिए विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम है रेटिनॉल। इसका जो सोर्स है मोस्ट ऑफ्टन फ्रॉम लीवर है, किडनी है, एग यॉक, मिल्क, बटर, घी, लीफी वेजिटेबल, येलोइस फ्रूट लाइक मैंगो, वहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा। इसका फंक्शन ज़रूर याद रखना है कि यह हेल्प करता है विज़न में, रिप्रोडक्शंस में, सेल ग्रोथ में और सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में। इसके डिफिशियंसी से, विटामिन ए के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया एंड बिटोट स्पॉट होगा। इन्फेंट में जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होता है वो 375 से लेकर 400 पर डे, एडल्ट में 750, प्रेग्नेंट लेडी में 1800 पर डे। तो सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी में 1800 पर डे विटामिन ए की ज़रूरी होती है। अगर विटामिन डी की बात करें जिसका बायोलॉजिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, ये लीवर, इसका जो सोर्स है लीवर, किडनी, फिश, एग यॉक, मिल्क, कर्ड, लिवर ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अब इसके जो फंक्शंस है, विटामिन D3 इज़ एक्टिव इन फॉर्म ऑफ कैल्सीट्रायोल। विटामिन D3 जो है एक्टिव फॉर्म जो है उसका कैल्सीट्रॉल होता है, जो रेगुलेट करता है प्लाज्मा कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल। क्या बोल रहा हूँ? प्लाज्मा कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल एंड बायोमिनरलाइजेशन ऑफ बोन और टीथ। और बोन्स और टीथ को क्या करता है? बायो मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया होता है। रिकेट्स खासतौर पे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेसिया जो है एडल्ट में होता है। इन्फेंट में 10 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट में 5 to 10, मतलब बच्चों में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एडल्ट में 5 से 10 माइक्रोग्राम पर डे। और नेक्स्ट विटामिन्स की बात करें हम, अभी हम फैट सोल्यूबल में ही हैं, विटामिन ई जिसको बोलते हैं अल्फ़ा टोकोफेरॉल। इसका भी सोर्स जो है लीवर, किडनी, फिश, एग यॉक, वेज ऑयल, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेरियन। इसका फंक्शन याद रखना है, MCRE में यहीं से क्वेश्चन आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था। इसका रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये पॉइंट पूछा गया था, एक्ट एंड द एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसके डिफिशियंसी से होता क्या है? रिप्रोडक्शन फेलियर एंड मस्कुलर वीकनेस। अगर विटामिन ई की कमी है तो रिप्रोडक्शन फेलियर हो सकता है और मस्कुलर वीकनेस हो सकता है। बच्चों में 3 से 4, चाइल्ड में 5 से 7, एडल्ट में 10 मिलीग्राम पर डे। देखिए ऐसे तो इसका जो यूनिट है वो याद रखना होता है, बट सिर्फ इसके फंक्शंस क्या है वो याद रखिए और डिफिशियंसी से क्या होता है वो। तो विटामिन ई हो गया। विटामिन के की बात करें, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन। ये लीवर, किडनी, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेरियन। ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 7, 10 और 6, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और इसके कमी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होगा। ब्लड क्लॉटिंग टाइम पे नहीं हो पाएगा, टाइम लेगा ब्लड क्लॉट होने में। अगर इसकी कमी होगा तो ये अप्रॉक्स 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होगा। अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में फर्स्ट है विटामिन सी, जिसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसका सोर्स है जितने भी खट्टा फल है, सिट्रस फ्रूट्स है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, गोवा etc। इसका फंक्शन क्या है विटामिन सी का? बोन फॉर्मेशन। विटामिन सी बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आयरन एंड हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन सी बोन फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशंस, आयरन एंड हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म। इसके डिफिशियंसी से स्कर्बी, सोर गम्स एंड लूजिंग द टीथ, दांत का ढीला हो जाना, है ना। इन्फेंट में 30 से 50
मिलीग्राम पर डे, एडल्ट में 60 से 80 मिलीग्राम पर डे और प्रेग्नेंट लेडी में 100 to 180 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट लेडी में सबसे कुछ ज़्यादा, हर चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होता है। अगर विटामिन B1 की बात करें, थायमीन की बात करें, देखो एक होता है थायमीन, एक है थायामीन। थायमीन आप गलती से DNA वाले मत मार देना, एडेनिन थायमीन है ना, ये थायामीन है। सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड, नट्स, ईस्ट, इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, फेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज़ होता है। बच्चों में 0.32 से 0.5 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट में 1.2 से 1.5, प्रेगनेंसी में 1.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे। थोड़ी कम ही अमाउंट में विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन B2 की बात करें हम, विटामिन B2 कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट लाइक एग्स, लीवर, किडनी। इसका फंक्शंस जो है, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B2 का। एक्टिवेट इन इट्स कोएंजाइम, ये एक्टिवेट करता है कोएंजाइम को इन फॉर्म ऑफ FMN और FAD। आपने ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर पढ़ा होगा, NAD, FAD, NADH2, है ना। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड मेंटेनेंस द हेल्दी स्किन। तो ये एक्टिवेट करता है कोएंजाइम को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म को? तो FMN और FAD के फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स, जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ भी हेल्प करता है और स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। विटामिन B2 की कमी से चिलियोसिस होगा, ग्लोस्टाइटिस होगा और डर्मेटाइटिस होगा, मतलब डैट मीन्स स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो विटामिन B2 की कमी है। इन्फेंट में 0.4 से 0.6 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट में 1.4 से लेकर 1.8 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट लेडी में 2 से लेकर 2.5 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अब विटामिन B3 की बात करें, विटामिन B3 की बात हम करें तो इसको बोलते हैं निशिल। ये विटामिन B3 लीवर से, इससे होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्स, बीन, पीनट से मिलता है। एक्टिवेट इट्स कोएंजाइम। अब यहाँ पे देखिए कि B2 जो था वो एक्टिवेट कर रहा था कोएंजाइम को इन द फॉर्म ऑफ FMN, FAD। यहाँ जो B3 जो एक्टिवेट कर रहा है NAD प्लस और NADP प्लस, P जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है, NAD प्लस और NADP प्लस, और पार्टिसिपेट कर रहा है ये किस में? तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। समझ रहे हो? ग्लाइकोलिसिस याद आया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो B3 है वो एक्टिवेट करता है कोएंजाइम को इन द फॉर्म ऑफ NAD और NADP प्लस। B3 कमी से प्लेग्रा होगा, डायरिया होगा और डेमेंशिया होगा। प्लेग्रा, डायरिया और डेमेंशिया। ये इन्फेंट में 6 to 8 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट में 15 से 20 मिलीग्राम पर डे और प्रेगनेंसी में 21 से 23 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत होता है। अगर हम B4 होता नहीं, B5 की बात करें हम, अभी जितने भी हम वाटर सॉल्युबल विटामिन देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एनर्जी रिलीजिंग हैं। विटामिन B5 की बात करें जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये पेंटोथेनिक एसिड बायोलॉजिकल नेम है। सोर्स पल्स, नट्स, ईस्ट और ऑर्गेन्स लाइक मीट, लीवर, किडनी वगैरह। इसका फंक्शन क्या है? एक्टिवेट इट्स कोएंजाइम फॉर्म विच पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये भी क्या है? कोएंजाइम के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। इसके डिफिशियंसी से फैटिग्स, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, बर्निंग, फिट सिंड्रोम, चक्कर आना, ये सब विटामिन B5 में आता है। इन्फेंट में 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट में 10 से 15 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट लेडी में 16 से 18 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B6 की बात करें जिसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, तो विटामिन B6 इज नॉन एज पायरिडॉक्सिन। इसका भी जो सोर्स है एग, फिश, मीट, व्हीट कॉर्न, कैबेज। ये भी एक्टिव इट्स कोएंजाइम फॉर्म द PLP। ये एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम
फॉर्म, किस फॉर्म में, तो PLP, पैराडॉक्सल फॉस्फेट पार्टिसिपेट इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपके लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स में इतने डीप लेवल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो बट याद रखना है कि एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म द PLP पैराडॉक्सियल फॉस्फेट पार्टिसिपेट इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके सिम्टम, इसके कमी से होगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा, सच एज डिप्रेशन होगा, नर्वसनेस होगा, मेंटल कन्फ्यूज़न होगा। इन्फेंट में 0.3 से 0.6 मिलीग्राम पर डे चाहिए, एडल्ट में 1.6 से 2 मिलीग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 2.5 मिलीग्राम पर डे। तो ये है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अगर हम विटामिन B7 की बात करें तो इसको बोलते हैं बायोटीन। ये भी इसका जो सोर्स है लीवर, किडनी, एग, यॉक, मिल्क, टोमेटो, ग्रेन्स। ये भी एक्ट करता है कोएंजाइम इन कार्बोजाइलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। डिफिशेंसी से, B7 की डिफिशेंसी से एनीमिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख को कम लगना, नसूसा, डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम आएगा। इन्फेंट में 10 से 15 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट में 40 से 50 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेग्नेंट लेडी में 60 माइक्रोग्राम पर डे। तो बायोटीन क्या फंक्शन है और इसके कमी से क्या होगा, ये ज़रूर याद रखना है। विटामिन B9 अब स्टार्ट हो जाता है हेमेटोपोएटिक। तो B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। ये कहाँ से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, लीवर, किडनी, ईस्ट, एग से। ये भी एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म द THF टेट्राहाइड्रोफोलेट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक द न्यूक्लिक एसिड एंड RBC। तो B9 समझ में आ ही चुका होगा, THF के कोफैक्टर के फॉर्म में काम करता है। इसके कमी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मैगेलोब्लास्टिक आपको याद आना चाहिए कि यह मैक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक का एग्जाम्पल होता है। तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, पुअर ग्रोथ, बर्थ डिफेक्ट में क्या होगा, जो आपका न्यूरल जो नर्व कोड है, स्पाइनल कोड्स है, वो उसमें कमी आएगी, ट्यूब डिफेक्ट होगा। इन्फेंट में 30 से 50 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट में 400 मिलीग्राम पर डे और प्रेगनेंसी में 500 to 600 मिलीग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है एक और बचा हुआ है आपका विटामिन B12, जिसको बोलते हैं कोबालामीन। इसका जो सोर्स है लीवर, किडनी, मिल्क, कर्ड, दही। ये याद रखना है, दही, कर्ड में विटामिन B12 होता है, एग, फिश, पॉर्क एंड चिकन। ये विटामिन B12 का काम क्या है, फंक्शन क्या है, प्रमोट द DNA सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह DNA के सिंथेसिस में हेल्प करता है और RBC के मैचुरेशन में हेल्प करता है। तभी तो विटामिन B9 और B12 क्या था, हेमेटोपोएटिक था। मतलब क्या, सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल के फॉर्मेशन मतलब किस टाइप का सेल, RBC वगैरह को फॉर्मेशन में। डिफिशेंसी से क्या होगा, विटामिन B12 के डिफिशेंसी थे तो प्रीनिकस एनीमिया होगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 के कमी से कौन सा एनीमिया, तो प्रीनिकस एनीमिया, प्रीनिकस। इन्फेंट में 0.3 से 1 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट में 3 माइक्रोग्राम पर डे और प्रेग्नेंट लेडी में 4 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये था वाइटमिन्स। इससे लगभग बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। अभी जो बिहार टेक्निकल जो एग्ज़ाम होने वाला है गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए या OT टेक्नीशियन के लिए जो भी, तो उसमें 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं।